तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत अभी तक हमने कई सारे महादेशों के बारे में चर्चा कर ली। लगभग आपके 6 जो प्रमुख महादेश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंतर्गत हमने लगभग सभी विषयों को लेकर के जानकारी प्राप्त कर रखी है। अब एक ये अंतिम महादेश के तौर पे है जीलैंडिया को लेकर के भी मैंने पिछले सेशन में एक वीडियो आपको दिया था, क्लास आपको हुई थी। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महादेश को लेकर के, कुछ चर्चा आप लोगों के लिए हम करेंगे। ये आप देख रहे हैं अंटार्कटिका महादेश है और इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको लेकर के एक बार आप डिस्कस करेंगे और देखेंगे। पहले मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, फैक्ट आप ध्यान से सुनिएगा, यदि लिखना चाहो तो आप लिख भी लेना अंटार्कटिका से जुड़ी हुई। फिर उसके बाद एक वीडियो चलेगा, जिस वीडियो में पूरा का पूरा जितना भी आपका एक जितनी भी चीजें मैं जूम करके उसको दिखाऊंगा आप लोगों के लिए उसमें। तो वीडियो ऑनलाइन वालों के लिए ग्रुप में भेज दिया जाएगा जो उनका बैच है, तो उसमें आप लोगों को देख लेना। बाकी यहाँ पे मैं काफी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ना आपका, ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध की जगह जो दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महादेश है, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध पे अवस्थित है और दक्षिणी ध्रुव इसमें अवस्थित है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नॉर्वे का एक व्यक्ति थे एमंडसन। एमंडसन 1911 में जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पर पहुंचे थे, ठीक है। तो एक बार जो है इस महादेश के बारे में रफली छोटी छोटी जितनी भी जानकारी है एक बार देखते जाएंगे, फिर मैं आपको इसका एक बार मानचित्रण भी समझा दूंगा, क्या कैसा क्या मानचित्रण है। बहुत सारे देशों के द्वारा जो है इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा भी किया गया है। इस देश को लेकर के कब्जा मतलब अपना एक बताया जाता है कि भाई ये महादेश को लेकर के उनका जो है यहाँ पर अधिकार क्षेत्र के तौर पे है, उस रूप में भी इसको देखते हैं बहुत सारे देश। तो यहाँ पर मैं आपको अंटार्कटिक संधि एक हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के बारे में भी चर्चा करूंगा, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे अंटार्कटिका को ले करके आज जो है किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। भारत भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है, ठीक है। तो अंटार्कटिक संधि क्या थी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए विस्तार से एक बात करते हैं। तो ये सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, निर्जन महाद्वीप है, यहाँ कोई नहीं रहता है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से बर्फ से जमा हुआ है, ठीक है। ये सबसे बर्फ से जमा हुआ है, इसका नाम अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका का मतलब होता है आर्कटिक के विपरीत। आर्कटिक महासागर पड़ता है ना आपका उत्तरी गोलार्ध में, तो आर्कटिक महासागर के विपरीत इसका मतलब है अंटार्कटिका, ठीक है। तो आर्कटिक के विपरीत है आपका अंटार्कटिका महासागर। ये पूरी तरीके से देखा जाए तो इसके आसपास जो चीजें हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूं। यहां पर ये आप देखिए, इसके आसपास एक तो इंडियन ओशन है, आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रॉस सागर है, ये है रॉस सागर, रॉस सागर। ये सारी चीजें आपको भी मानचित्र जो मैं उसमें आपको डिटेल से दिखा दूंगा। इसको एमंडसेन सागर कहते हैं। यहाँ पे एमंडसेन पहला व्यक्ति था जो कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था। एमंडसेन स्क्वाड भी है उसी के नाम पे, ठीक है। तो एमंडसेन सागर इसको बोलते हैं यहाँ पर जो ये है। इसके बाद जो है ये है आपका वेडल सागर, वेडल सागर, वेडल सागर है यहाँ पर, ठीक है। तो चारों तरफ से मतलब दक्षिणी महासागर से भी जुड़ा हुआ है। इधर आप देखेंगे बहुत सारे देशों ने इस पे अपना कब्जा सा बता रखा है, जैसे ये देखिए इस तरीके से इसको बांट रखा है देशों ने। आप देखिए ये अलग अलग है। ये वाला हिस्सा अर्जेंटीना का दावा करता है इस पे, क्योंकि आपका ये हिस्सा दक्षिणी अमेरिका महादेश से जुड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महादेश से आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इधर का हिस्सा जो है ये आपका नॉर्वे इस पे अपना दावा करता है। ये वाले हिस्से को ऑस्ट्रेलिया दावा करता है, ऑस्ट्रेलिया के करीब है ये हिस्सा। और फ्रांस भी इतने क्षेत्र पे दावा करता है, इस पूरे क्षेत्र पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड इस पूरे क्षेत्र पे दावा करता है। तो इस तरीके से कई सारे देश हैं जो इसको अपने आप में बांट चुके हैं। यूके और अर्जेंटीना, इन दोनों के द्वारा भी काफी सारे क्षेत्र को कैप्चर किया गया। चिली के द्वारा भी कुछ क्षेत्र को बताया गया। तो आपस में इन्होंने
इसको बांट रखा है। देखो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घटना होती है जिसको अरोरा कहते हैं। शाम के समय पे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध पे एक विशेष प्रकार की घटना होती है जिसको अरोरा कहा जाता है। अरोरा की घटना होती है यहाँ पे। तो अरोरा की घटना क्या है इसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में आमतौर पे घटना होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं रंग बिरंगा यहाँ पे एक प्रकाश है, यहाँ पे कई सारे रंगीन प्रकाश हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में घटना होती है। देखिए सूर्य है आपका और पृथ्वी का क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। क्यों? क्योंकि इसके जो इसका कोर है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अरोरा की घटना को। यहाँ पर देखिए पृथ्वी, इससे क्वेश्चन पूछे गए अरोरा से। ये पृथ्वी का ये जो इनर वाला एरिया इसको कोर कहते हैं, कोर। फिर इसके ऊपर है मेंटल, मेंटल और ऊपर है क्रस्ट आपकी। क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी, भूपरपट्टी पे ही आप सब रहते हैं, है ना। उसके अंदर जो है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। और अंदर क्या है, यहाँ पे कोर है। कोर दो भागों में बांटा गया, इनर कोर, आउटर कोर। इनर कोर और आउटर कोर दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका इनर कोर है, अंदर का कोर है, वो पूरा का पूरा मैग्नेट है। वहां पे निफे है, निकिल और फेरस, ये भारी धातुएं होती हैं। पृथ्वी चूंकि घूर्णन कर रही तो भारी धातुएं क्या है, सेंटर में जाके जमा हो गई हैं। तो इस कारण से पूरा ठोस है और ये अपना अंदर कोर क्या है, पूरा घूम रहा है, राउंड कर रहा है। इसलिए पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह वो करती है। और मैग्नेट की तरह यहाँ पर देखिए पृथ्वी का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। पृथ्वी का अपना यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है। मैग्नेट है तो मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब कभी भी सूर्य पे सौर कलंक आते हैं, सोलर तूफान आते हैं, उसके परिणाम स्वरूप इसका मैग्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, इंपैक्ट करता है। ये देखिए सूरज में किसी भी प्रकार के सोलर स्टॉर्म आते हैं, वो स्टॉर्म के परिणाम स्वरूप ये पूरा का पूरा ये मैग्नेट क्षेत्र पे इसका प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घटना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपको जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है। अब अरोरा के अलग अलग नाम है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव में इसका नाम अलग है, दक्षिणी ध्रुव में इसका नाम अलग है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में इसको अरोरा बोरेलिस कहा जाता है। अरोरा बोरेलिस, अरोरा बोरोलिस इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। या बोरेलिस कहा जाता है, अरोरा बोरेलिस, अरोरा बोरेलिस, बोरेलिस उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव में इसको बोलते हैं अरोरा बोरेलिस। जब ये घटना होती है, घटना में होता क्या है, जब सिंपल सा है, जब ये सोलर कलंक सौर तूफान आते हैं तो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है ये इंपैक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार के एक चमकीला जो है यहाँ पर क्या होता है, रंग बिरंगा जो है एक प्रकाश दिखाई देता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिस। ये हर शाम होता है कि जब भी सोलर स्टॉर्म आएंगे तो इस तरीके की घटना वहां पर देखने को मिलती है। तो अरोरा की घटना से जुड़ा हुआ यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन कई बार जो है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसको लेकर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पे होता क्या है, सामान्य तौर पे रात के समय या सुबह होने से पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुवों में यानी दक्षिणी ध्रुव पे और उत्तरी गोलार्ध पे आसमान जो होता है उसमें हरा रंग, लाल रंग, नीले रंग इसका मिश्रण दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे हरा लाल, यहाँ पे देखिए ऊपर नीला है, फिर लाल है, फिर हरा है, इस तरीके का आसमान वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये अरोरा, इसी को जैसे आप सुबह सुबह यहाँ भी देखते हैं ना, तो सुबह आपकी जो सुबह की लालिमा होती है उसमें कई कलर दिखाई देते हैं, मल्टी कलर दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन अलग है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे ही दिखाई देता है। इसी को ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय ज्योति। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय ज्योति। तो ये घटना अंटार्कटिका में भी दिखाई देती है और ऊपर उत्तरी गोलार्ध पे भी दिखाई देती है, आर्कटिक महासागर के पास दिखाई देती है। तो ये क्लियर हो गया आपका अरोरा। ये याद रखना है, देखो ये बहुत आसान है याद करना। यदि मान लो पूछता भी है कि अरोरा बोरेलिस क्या है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है,
नीचे दक्षिणी गोलार्ध पे ही आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, उससे ऑस्ट्रेलिस है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि दक्षिण में ऑस्ट्रेलिस होगा, तो निश्चित तौर पे ऊपर पे। इसी को हिंदी में ऑस्ट्रेलियो अरोरा बोरेलिस को बोलते हैं सुमेरु ज्योति, और ऑस्ट्रेलिस को बोलते हैं कुमेरु ज्योति। ये आपकी है कुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति, और ऊपर वाले को बोलते हैं सुमेरु ज्योति, सुमेरु ज्योति। तो हिंदी में यदि मान लो पूछता है तो गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे सिंपल सा है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्रभावित होती है, इलेक्ट्रॉन और जो आपका प्लाज्मा वेव्स होती हैं, प्लाज्मा तरंगे होती हैं, उनके आपस के मिलने से ये एक जो आपका पूरी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको इम्पैक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अरोरा की घटना आपकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो आपको उसमें लेकर के सोचना नहीं है, ठीक है। जगमगाती हुई रंगीन रोशनी की घटना जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे होती है, ठीक है, ज्यादातर होती है, हर 3-4 महीने में ज्यादा होती है वहां पर, ठीक। चलिए अब मैं फिर से एक बार बात करते हैं। तो 5वां सबसे बड़ा महादेश है ये, यूरोप से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग दोगुना है, पूरे वर्ष एक तरीके से इस पे बर्फ जमी रहती है, कोई रहता नहीं है, निर्जन है, कोई तटीय मैदान नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके से, सब बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, ठीक है। आबादी की संभावना नहीं है, बट ये है कि ये रिसर्च के लिए, विज्ञान के लिए समर्पित महादेश है, ठीक है, विज्ञान के लिए समर्पित महादेश है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी बहुत पर्वत श्रेणियां हैं, आप ये देखिए, ये है आपकी ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है यहाँ पे, ये देखिए एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, जो पूरे अंटार्कटिका में फैला हुआ है, ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है ये। और यहाँ पर जो है बहुत सारे पर्वत हैं, छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दरारी चोटियां हैं, ज्वालामुखी है, यहाँ पे कई सारी घटनाएं आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो आप सभी को एक उपलब्ध होगा, उसमें आपको सबको देखना है। वीडियो में अभी आप लोगों का प्ले कराऊंगा, तो क्योंकि उसमें मैंने जूम आउट कर करके चीज़ों को दिखाया है, तो उसको एक बार आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसको लेकर के एक ट्रीटी हुई थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जाएगी कि अटलांटिक ट्रीटी क्या है, ठीक है। तो अटलांटिक महाद्वीप केवल विज्ञान अनुसंधान के लिए संरक्षित है और असैन्यीकृत रखने के लिए, कि मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि कल के दिन सेनाएं पहुंच जाएं, देश अपने सैन्य अड्डे बना लें इसको। ये केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए बनाने के लिए, असैन्यीकृत रखने के लिए 1 दिसंबर 1959 को एक ट्रीटी की गई थी। 1 दिसंबर 1959 को एक ट्रीटी की गई थी जिसका नाम था अंटार्कटिक ट्रीटी। और अंटार्कटिक ट्रीटी जब हुई थी तो ये 12 देशों ने मिलकर किया था। कितने देशों ने किया था? 12 देशों ने। नाम एक बार लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिक संधि, ठीक है, अंटार्कटिक संधि। क्योंकि जो बाकी ज्योग्राफिकल चीजें हैं ना, मैं वीडियो में दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे वो चर्चा कर रहा हूँ जो चीज आपको नहीं होगा। अंटार्कटिक से जुड़ा हुआ जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें बहुत चीजें हैं जो इसमें उस वीडियो में नहीं, वो चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, ताकि दोहराव से बचो आपको, ठीक है। तो 12 देशों ने ये ट्रीटी की थी। कारण क्या था? वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और साथ में असैन्यीकृत रखना, यहाँ पर किसी भी तरीके से युद्धक मैदान में इसको तब्दील नहीं करना। तो 12 देश के नाम लिखे जो शुरुआत में थे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूएसए, ठीक है। तो ये 12 देश हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस। तो ये संधि आपकी मतलब हस्ताक्षर किया था 1959 पे, 1 दिसंबर 1959 में, लेकिन ये संधि 1961 से लागू हुई थी और लागू होने के बाद कई सारे देश बाद में जुड़े, ठीक है। इसमें अंटार्कटिका को परिभाषित भी किया गया इस ट्रीटी में। अंटार्कटिका में कहा गया है कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि जो आपकी है वो क्या है? आपकी अंटार्कटिका है।
60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में अवस्थित बर्फ से आच्छादित भूमि आपके अंटार्कटिका है। ऐसी परिभाषा यहाँ पे अंटार्कटिका को दी गई है। ठीक है, तो 60 डिग्री ये आप देखिए, ये है ना आपका ये जो राउंड पूरा का पूरा ये वृत्त बन रहा है, इस वृत्त के अंदर ये पूरी आपका 60 डिग्री एक वृत्त ही है, आर्कटिक वृत्त है पूरा का पूरा। तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, माफ करिएगा, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त आपका 60 डिग्री नॉर्थ है। जैसे हम 23.5 डिग्री हमने बना रखा है ना, 23.5 डिग्री 66, इस तरीके से आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त भी है। तो इससे इस हिमखंड को इस रूप में जाना जाता है। और इसके आसपास आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से, मैंने आपको बताया कि हिंद महासागर है, रॉस सागर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बेडल सागर है। तो ये पर्टिकुलर कुछ सागर है इसमें जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कई सारे देशों ने यहाँ पे बहुत सारे अभियान भेजे हैं। आर्कटिक संधि का मुख्यालय बनाया गया है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। तो इसका मुख्यालय लिख लीजिए, आर्कटिक संधि का, ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना। तो आर्कटिक संधि बनाई किस कारण गई थी? सबसे पहली बात, कोई भी देश यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान कर पाए। तो जो आर्कटिक संधि पे जुड़ते जाते हैं वो सारे उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। दूसरा, इस महादेश का उपयोग क्या है? महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यहाँ पे कोई लड़ाई दंगा और ये सब चीजों के लिए नहीं होगा, सिर्फ विज्ञान को समर्पित है। यहाँ पे कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी, परमाणु परीक्षण नहीं कोई कर सकता है, नहीं तो पता चला आधे तो चले जाए कि भाई परमाणु परीक्षण निर्जन पड़ा, इसी में कर लेते हैं। रेडियोधर्मी कचरे से निपटान का निषेध है कि पता चला कोई देश है जिसके यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व बन रहे हैं, वो पता चला निपटान अंटार्कटिका में जाके कर रहा है ना। तो ऐसे में रेडिएशंस और इन सब के लिए भी उसको आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी देश यहाँ पे दावा ना करे कि भैया ये मेरा क्षेत्र है, मैं इस पे विस्तार करूंगा, क्योंकि एक समय आया था कि सभी देश क्षेत्रीय संप्रभुता को निष्प्रभावी करने के कारण से ये संधि बनी थी। तो इस संधि के द्वारा किसी भी देश द्वारा इस महाद्वीप पर कोई भी दावा नहीं करना, कोई भी विवाद नहीं करना, नहीं यही युद्ध का कारण बन जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के अब इस क्षेत्र पे अधिकार को लेकर बहुत सारे देशों के द्वारा दावे किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये विवाद के कारण भी बने रहते हैं। तो ये संधि एक माध्यम बन गई कि भाई इस संधि के तहत कोई भी देश इस पे कोई भी अपना विवाद नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संधि को लेकर के और बहुत सारे समझौते हुए हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे समझौते 1959 में आर्कटिक संधि को लेकर के, फिर कई सारे कन्वेंशंस हुए हैं इस संधि के अंतर्गत। ठीक है, कई सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं और भारत सरकार के द्वारा भी इस संधि के अंतर्गत अपने कुछ प्रमुख अभियान भेजे गए हैं। ठीक है, तो हमारे एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। लिख लो इस संस्था का नाम, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। ठीक है, एक संस्था है। इस संस्था का काम होता है वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण का कार्य करना। तो 1981 में इस संस्था के द्वारा अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान भेजने शुरू किए गए थे। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा अब ये काम क्या करती है, वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ वहां पर जो लोग रह रहे हैं, वैज्ञानिक के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे वहां पे अपने खुद के सेंटर बनाए गए हैं और उन सेंटर पे जो लोग रह रहे हैं उनको रह करके वहां पे उनकी समस्याओं को देखना, उनकी समाधान करना, उनको रसद गतिविधियां पहुंचाना, समन्वय कोऑर्डिनेशन करना, कार्यों के निष्पादन की समस्याओं को करना। तो भारत ने यहाँ पर पहला अपना जो अभियान चालू किया था अंटार्कटिका का, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, पहले का नाम लिख लीजिए। भारत के 3 प्रमुख अभियान है। पहला अभियान है दक्षिण गंगोत्री अभियान। ठीक है, पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। अब ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब ये अभियान है नहीं, पहले था, अब ये अभियान खत्म हो चुका है। दक्षिणी गंगोत्री अभियान मतलब क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ पे सिर्फ इसको एक आपूर्ति के आधार के तौर पे है। दूसरा है मैत्री अभियान, ये 1989 पे भेजा गया था। पहले दक्षिण गंगोत्री 1981 में, फिर 1989 में आपका मैत्री भेजा गया था। ठीक है, तो मैत्री जो है आपका, यहाँ पर एक पहाड़ी चट्टानी क्षेत्र है जिसका नाम लिख लीजिए सिरमाकर ओएसिस नामक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र पर अवस्थित है ये अभियान।
सिरमाकर ओएसिस नामक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र पर अवस्थित है। ठीक है। अब देखो भारत सरकार ने क्या किया है, जहां पे ये मैत्री अभियान है इसके आसपास एक मीठे पानी की झील भी डेवलप की है। इस झील का नाम है प्रियदर्शनी झील। तो लिख लीजिए, भारत ने मैत्री के आसपास, मैत्री अनुसंधान के आसपास मीठे पानी की एक झील बनाई है। मीठे पानी की एक झील बनाई है जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है। जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारती। मैत्री के बाद दूसरा है भारती। ठीक है। भारती अभी नया नया अनुसंधान केंद्र है, 2012 में इसको शुरू किया गया है। तो 2012 में शुरू किया गया है और ये जो है, चूंकि आपको पता है बड़ा कठोर मौसम है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है। तो इस कारण से ये ध्यान रखना है। और भारत का पहला जो है प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है जो मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी दूर इसको बनाया गया है। अन्य अनुसंधानों को लेकर भारत ने काम किया एक सागर निधि अनुसंधान है। लिख लीजिए, एक सागर निधि, अन्य सागर निधि की स्थापना की गई है। ये सागर निधि क्या है, एक जलपोत है। तो ये अंटार्कटिक जल पर जो है ये जलपोत काम करता है, सागर निधि। ठीक है। कि उसकी मतलब इस जलपोत को उसके आसपास छोड़ा गया, 2008 में छोड़ा गया था ये, जिसमें इसका काम है आर्कटिक जल पे जो भी वहां पे अनुसंधान से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको ध्यान रखना। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग का टाइम पीरियड चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर ओजोन छिद्र की बात हो रही है, तो उसमें ये ध्रुवीय क्षेत्र है और यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सबसे पहला इम्पैक्ट यहीं पे पड़ेगा। फिर दूसरा, ये पूरा का पूरा बर्फीला है, यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो निश्चित तौर पे पिघलना चालू हो जाएगा। तो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो भारत सरकार ने 3 प्रमुख अभियान यहाँ पे भेजे। 3 कौन कौन से अभियान मैंने बताया आपको। ठीक है। पहला दक्षिणी गंगोत्री पहला था, अब क्षतिग्रस्त है। दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। याद रखना। और सागर निधि एक जलपोत यहाँ पर छोड़ा गया है। ठीक है। तो ये 3-4 आपको ये याद रखने, इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज समझिएगा, ये इसको एक तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछे कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है। लगभग 98% हिस्सा, 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है इसका पूरा का पूरा। 98% बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। और लगभग जो बर्फ की चट्टान है ना, मोटाई है 2 से 5 किलोमीटर तक की मोटाई पे बर्फ है यहाँ पे। इतनी मोटी बर्फ यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्र में 2 से 5 किलोमीटर की मोटाई की बर्फ है इस पे। ठीक है। और जो आपका अंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री, उससे ये उसी के अंतर्गत पूरा का पूरा आता है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसको लेकर के सबसे पहली बात, किसकी खोज किसने की थी इस महाद्वीप की, तो इसकी खोज भी जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 17 जनवरी 1773 को उसने अंटार्कटिका वृत्त को पार किया था और मुख्य भूमि तक वो नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद पहला व्यक्ति था कैप्टन जॉन डेविस, एक व्यक्ति था कैप्टन जॉन डेविस, पहला व्यक्ति था जो अंटार्कटिका तक पहुंचा था। तो बताया इसके बारे में जेम्स कुक के द्वारा, लेकिन जेम्स कुक मेनलैंड तक नहीं पहुंचा था। मेनलैंड में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था कैप्टन जॉन डेविस। कौन था? कैप्टन जॉन डेविस, जिसने पहली बार अंटार्कटिका के भूमि पे 7 फरवरी 1821 तक पहुंचने में सफल हुआ। तो 1821 में पहुंचा था आपका। और इसके बाद बहुत सारे लोग पहुंचे हैं जिन्होंने इसका सीमांकन किया। अब अंटार्कटिका को लेकर के एक तो कुछ 2-3-4 चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। बाकी मानचित्र में आपको पता चली जाएंगी। एक मैंने आपको ये बताया, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है आपका पूरा का पूरा, इसका जो मुख्य पर्वत है यही है। इस पे एक शिखर है आपका एल्ब्रुस शिखर, जो कि एक ज्वालामुखी शिखर है, माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, यहीं पर है माउंट एल्ब्रुस, इससे शायद दिखाया नहीं गया है। ठीक है। बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं
यहीं पर है आपका माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस है यहाँ पर इसी पर्वत के पास। इसका एक तरीके से सबसे ऊंचा शिखर के तौर पे है माउंट एल्ब्रुस शिखर। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आपका रॉस सागर है। रॉस सागर क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे होप की खाड़ी है। होप की खाड़ी यहाँ पे बेडल सागर है। बेडल सागर के दक्षिण में यहाँ पे है आपका होप की खाड़ी। ये वाला क्षेत्र है आपका होप की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र होप की खाड़ी। वो सारी चीजें मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, वीडियोस में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसको लेकर के एक वीडियो में प्ले कर रहा हूँ। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को एक वीडियो मैंने भेजा है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा जो पहला अंटार्कटिका अभियान भेजा गया था, क्या नाम था उसका? दक्षिणी गंगोत्री। वहां पे पहला अनुसंधान केंद्र स्टार्ट किया गया था। तो भारत की तरफ से पहला व्यक्ति जो पहुंचने वाला है उसका नाम है डॉक्टर सईद जहूर कासिम। डॉक्टर सईद नहीं, ये आपका पहला अंटार्कटिका अभियान है, नहीं ये नहीं है। इनके बारे में ये लिखो, डॉक्टर सईद जहूर कासिम के बारे में लिखो कि भारत का पहला अंटार्कटिका दल के नेतृत्व करता थे, जो दक्षिण गंगोत्री था। पहला अंटार्कटिका अभियान के नेतृत्व करता थे। भारत का पहला व्यक्ति है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ही थे ये, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये पहले भारतीय थे। ठीक है, और दक्षिण गंगोत्री अभियान के जो लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम था डॉक्टर सईद जहूर कासिम। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एमंड सेन। और प्रथम भारतीय कौन था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर भी गए हैं और अंटार्कटिका में भी गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक आपको इससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट है आप सभी को दे रहा हूँ। पहले आप एक बार इसको देखिएगा अंटार्कटिका को, और देखने के बाद ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को बैच में भेज दिया गया है। आपके बैच में एक वीडियो होगा अंटार्कटिका करके, उसको अभी जस्ट देखेंगे आप। तो अंटार्कटिका से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण, एक तो अंटार्कटिका टीटी मुझे बताना था, दूसरा मुझे भारत के जो प्रमुख अभियान थे वो मैंने आपको बता दिया। वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा मैं जूम करके। ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, एक बार उसको देख लेना है। और इसके बाद अंटार्कटिका का मानचित्र आपको देख लेना है, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आज अंटार्कटिका के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कल के सेशन में आपको फैक्चुअल टाइप की चीज़ें मैं कुछ बताऊंगा कि प्रमुख उत्पादन में कौन कौन से देश हैं। रटवाने वाली चीज़ें रहेंगी, पूरी के पूरी तथ्यात्मक चीज़ें रहेंगी। तो कल हम विश्व के खनिजों के बारे में, विश्व के प्रमुख कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें, विश्व की प्रमुख जनजातियों से जुड़ी हुई चीज़ें, जो प्रश्न बन सकते होंगे उनसे जुड़े हुए 3 4 5 फैक्चुअल डेटा आपको दूंगा। फास्ट रैपिड रिवीजन। कल आपकी रिवीजन, मतलब एक ये जो शॉर्ट टर्म रिवीजन क्रैश कोर्स है, इसकी ये आपकी अंतिम क्लास होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक।